अब हम सेक्शन 3 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। एक्साइटेबिलिटी। डेफिनेशंस। एक्साइटेबिलिटी को किसी टिश्यू की इरिटेशन या स्टिम्युलेशन के प्रति रिएक्शन या रिस्पॉन्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये एक फिजिको-केमिकल चेंज है। स्टिम्युलस। स्टिम्युलस एनवायरनमेंट में होने वाला बदलाव यानी चेंज है। इसे एक ऐसे एजेंट, प्रभाव या एक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है जो एक एक्साइटेबल टिश्यू में रिस्पॉन्स पैदा करता है। टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस। टिश्यू को एक्साइट करने वाले स्टिम्युलाई 4 तरह के होते हैं। 1. मैकेनिकल स्टिम्युलस, जैसे कि चुटकी काटना। 2. इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलस, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक देना। 3. थर्मल स्टिम्युलस, जैसे कि गर्म ग्लास रॉड या बर्फ का टुकड़ा यानी आइस पीस लगाना। 4. केमिकल स्टिम्युलस, जैसे कि एसिड्स जैसे केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलस को एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए आमतौर पर कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। स्टिम्युलस की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। स्टिम्युलस की ड्यूरेशन को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। स्टिम्युलस को टिश्यू के किसी लिमिटेड यानी छोटे एरिया पर लगाया जा सकता है। इससे टिश्यूज को होने वाला नुकसान यानी डैमेज बिल्कुल नहीं या बहुत कम होता है। क्वालिटीज ऑफ स्टिम्युलस। किसी टिश्यू को एक्साइट करने के लिए स्टिम्युलस में 2 कैरेक्टर्स होने जरूरी है। ए. इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। बी. ड्यूरेशन यानी समय। ए. इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। स्टिम्युलस की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ 5 तरह की होती है। ए. सब मिनिमल स्टिम्युलस। बी. मिनिमल स्टिम्युलस। सी. सब मैक्सिमल स्टिम्युलस। डी. मैक्सिमल स्टिम्युलस। ई. सुप्रा मैक्सिमल स्टिम्युलस। वो स्टिम्युलस जिसकी स्ट्रेंथ यानी वोल्टेज टिश्यू को एक्साइट करने के लिए काफी होती है, उसे थ्रेशहोल्ड, लिमिनल या मिनिमल स्टिम्युलस कहते हैं। बाकी डिटेल्स इसी चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दी गई हैं। बी. ड्यूरेशन। स्टिम्युलस की स्ट्रेंथ चाहे जो भी हो, टिश्यू को एक्साइट करने के लिए इसे एक मिनिमम ड्यूरेशन के लिए लगाया जाना चाहिए। हालांकि स्टिम्युलस की ड्यूरेशन उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। एक कमजोर यानी वीक स्टिम्युलस के लिए ड्यूरेशन लंबी यानी लॉन्गर होती है और एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्गर स्टिम्युलस के लिए ड्यूरेशन छोटी यानी शॉर्टर होती है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के बीच के इस रिश्ते को एक्साइटेबिलिटी कर्व या स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के जरिए दिखाया जाता है। अब हम एक्साइटेबिलिटी कर्व या स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को समझते हैं। एक्साइटेबिलिटी कर्व वो ग्राफ है जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ, ताकत और उसकी ड्यूरेशन, समय के बीच के एग्जैक्ट रिश्ते को दिखाता है। इसलिए इसे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व भी कहा जाता है। मेथड टू ऑब्टेन द कर्व। इस कर्व में स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को वर्टिकली वोल्ट्स में और ड्यूरेशन को हॉरिजॉन्टली मिलीसेकेंड्स में प्लॉट किया जाता है। शुरुआत में एक हाई स्ट्रेंथ या वोल्टेज 4 या 5 वोल्ट वाला स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पर टिश्यू को एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम ड्यूरेशन लगती है उसे नोट कर लिया जाता है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फिर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को कम किया जाता है और दोबारा ड्यूरेशन डिटरमिन की जाती है। इस तरह वोल्टेज को धीरे धीरे घटाया जाता है और हर बार ड्यूरेशन नोट की जाती है। इन सारे रिजल्ट्स को प्लॉट करके कर्व मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कर्व। लगभग सभी एक्साइटेबल टिश्यूज में इस कर्व की शेप एक जैसी होती है। एक्साइटेबिलिटी कर्व में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। 1. रियोबेस। रियोबेस स्टिमुलस की वो मिनिमम स्ट्रेंथ, वोल्टेज जो टिश्यू को एक्साइट कर सकती है। इससे कम वोल्टेज पर टिश्यू एक्साइट नहीं हो सकता, चाहे स्टिमुलस की ड्यूरेशन कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। 2. यूटिलाइजेशन टाइम। यूटिलाइजेशन टाइम वो मिनिमम समय टाइम है जो रियोबेसिक स्ट्रेंथ वाले स्टिमुलस को टिश्यू एक्साइट करने के लिए चाहिए होता है। 3. क्रोनैक्सी। क्रोनैक्सी वो मिनिमम टाइम है जो डबल द रियोबेसिक स्ट्रेंथ, दोगुनी ताकत वाले स्टिमुलस को टिश्यू एक्साइट करने के लिए चाहिए होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनैक्सी। क्रोनैक्सी का मेजरमेंट टिश्यूज की एक्साइटेबिलिटी डिटरमिन करता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग टिश्यूज की एक्साइटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जितनी लंबी लॉन्गर क्रोनैक्सी होगी, एक्साइटेबिलिटी उतनी ही कम लेसर होगी। नॉर्मल क्रोनैक्सी। ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में 0.08 से 0.32 मिलीसेकेंड्स, फ्रॉग स्केलेटल मसल में 3 मिलीसेकेंड्स। वेरिएशंस इन क्रोनैक्सी। क्रोनैक्सी इन हालतों में बदलती है। 1. अडल्ट स्केलेटल मसल्स के मुकाबले इन्फेंट्स नवजात शिशु की स्केलेटल मसल्स में क्रोनैक्सी 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा होती है। 2. पेल मसल्स के मुकाबले रेड मसल्स में क्रोनैक्सी छोटी शॉर्टर होती है। 3. कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक जानवरों के मुकाबले वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक जानवरों में ये छोटी होती है। 4.
टेम्परेचर बढ़ने पर क्रोनैक्सी छोटी हो जाती है और ठंड में ये लंबा प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। 5. नॉर्मल मसल के मुकाबले पैरालाइज्ड मसल्स में ये ज्यादा लंबी लॉन्गर होती है। 6. न्यूरल डिजीजेस तंत्रिका तंत्र की बीमारियां बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड होती जाती है। अब हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी और सिंपल मसल कर्व के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसी स्टिमुलस के प्रति मसल का रिस्पॉन्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन को मसल के उन इंटरनल इवेंट्स के रूप में डिफाइन किया जाता है जिनमें मसल फाइबर्स की या तो लेंथ यानी लंबाई बदलती है या फिर उनका टेंशन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल फाइबर्स की लेंथ या टेंशन में होने वाले बदलाव के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्शन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें टेंशन सेम रहती है लेकिन मसल फाइबर की लेंथ बदल जाती है। आइसो इक्वल टू सेम, टोनिक इक्वल टू टेंशन। एग्जाम्पल, आर्म का सिंपल फ्लेक्शन यानी मोड़ना, जहां मसल फाइबर्स छोटे होते हैं पर टेंशन नहीं बदलती। 2. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मसल फाइबर्स की लेंथ सेम रहती है लेकिन उनका टेंशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, किसी बहुत भारी यानी हैवी ऑब्जेक्ट को खींचना, जहां मसल स्टिफ और स्ट्रेन्ड हो जाती हैं, यानी टेंशन बढ़ जाता है पर उनकी लेंथ नहीं बदलती। सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्विच और कर्व। मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए फ्रॉग का गैस्ट्रोनीमियस सायाटिक प्रेपरेशन यानी इसे मसल नर्व प्रेपरेशन भी कहते हैं, यूज किया जाता है। जब थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स। इन एक्टिविटीज को सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ग्राफिकली रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन को बेस लाइन से ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है और रिलैक्सेशन को वापस बेस लाइन की तरफ यानी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। मसल के एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन को सिंपल मसल ट्विच कहते हैं और इसकी ग्राफिकल रिकॉर्डिंग को सिंपल मसल कर्व कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सिंपल मसल कर्व। इस कर्व में 4 मुख्य पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। 1. पॉइंट ऑफ स्टिमुलस यानी वो वक्त जब स्टिमुलस अप्लाई किया गया। 2. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी वो वक्त जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया। 3. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन यानी वो पॉइंट जहां तक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये रिलैक्सेशन की शुरुआत को भी दर्शाता है। 4. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन यानी वो पॉइंट जब मसल पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है। पीरियड्स ऑफ सिंपल मसल कर्व। ऊपर दिए गए 4 पॉइंट्स पूरे कर्व को 3 पीरियड्स में बांट देते हैं। 1. लेटेंट पीरियड यानी एलपी, ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलस और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम इंटरवल है। इस दौरान मसल कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं दिखाती। 2. कॉन्ट्रैक्शन पीरियड यानी सीपी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बीच का इंटरवल है। इस दौरान मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। 3. रिलैक्सेशन पीरियड यानी आरपी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन के बीच का इंटरवल है। इस दौरान मसल रिलैक्स होती है। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। लेटेंट पीरियड 0.01 सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड 0.04 सेकंड, रिलैक्सेशन पीरियड 0.05 सेकंड, टोटल ट्विच पीरियड 0.10 सेकंड। नोट: कॉन्ट्रैक्शन पीरियड हमेशा रिलैक्सेशन पीरियड से छोटा होता है। इसका रीजन यह है कि कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है और रिलैक्सेशन एक पैसिव प्रोसेस है। कॉजेज ऑफ लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड होने के कई कारण होते हैं। 1. इंपल्स को स्टिमुलेशन की जगह से नर्व के रास्ते मसल तक पहुंचने में लगने वाला वक्त। 2. मसल में शुरुआती केमिकल चेंजेस शुरू होने में लगने वाला वक्त। 3. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इंपल्स कंडक्शन में होने वाला डिले। 4. मसल की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन की वजह से पैदा होने वाली रुकावट, रेजिस्टेंस। 5. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का इनर्शिया यानी थोड़ा डिले। वेरिएशंस इन लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड कांस्टेंट नहीं रहता। ये हाई टेम्परेचर में कम यानी डिक्रीजेस और लो टेम्परेचर, फटीग या वेट बढ़ने पर बढ़ जाता है यानी इंक्रीजेस। अब हम रेड एंड पेल मसल्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में कवर करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन टाइम, रेड मसल्स और पेल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन टाइम या टोटल ट्विच पीरियड स्पीशीज टू स्पीशीज बदलता रहता है। ये होम्योथर्मिक यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पॉइकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के मुकाबले कम होता है। एक ही एनिमल में ये अलग अलग मसल ग्रुप्स में अलग हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन टाइम के बेसिस पर स्केलेटल मसल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. रेड मसल्स, 2. पेल मसल्स या व्हाइट मसल्स। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन टाइम और मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी के बेसिस पर मसल फाइबर्स को भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। 1. टाइप 1 फाइबर्स, स्लो फाइबर्स या स्लो ट्विच फाइबर्स, इनका डायामीटर छोटा होता है। 2. टाइप 2 फाइबर्स, फास्ट फाइबर्स या फास्ट ट्विच फाइबर्स, इनका डायामीटर बड़ा होता है। ह्यूमन बीइंग्स की ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में ये दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। रेड मसल्स। जिन मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा यानी क्वांटिटी ज्यादा होती है उन्हें रेड मसल्स कहते हैं। इन्हें स्लो मसल्स या स्लो ट्विच मसल्स भी कहा जाता है। इनमें टाइप 1 फाइबर्स ज्यादा होते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम लंबा यानी लॉन्गर होता है। एग्जाम्पल, बैक मसल्स और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स। पेल मसल्स।
जिन मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उन्हें पेल मसल्स या व्हाइट मसल्स कहते हैं। इन्हें फास्ट मसल्स या फास्ट ट्विच मसल्स भी कहा जाता है। इनमें टाइप 2 फाइबर्स ज्यादा होते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम छोटा यानी शॉर्टर होता है। एग्जाम्पल, हैंड मसल्स और ऑक्यूलर यानी आंख की मसल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर नीचे दिए गए फैक्टर्स का असर पड़ता है। 1. स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। 2. नंबर ऑफ स्टिमुलस। 3. टेम्परेचर। 4. लोड। 1. इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। जब मसल को अलग अलग स्ट्रेंथ वाले स्टिमुलाई से एक्साइट किया जाता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बदल जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के 5 टाइप्स हैं। आई, सब मिनिमल या सबलिमिनल स्टिमुलस। ये मिनिमल स्ट्रेंथ से कम होता है और एक बार अप्लाई करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। 2. मिनिमल थ्रेशहोल्ड या लिमिनल स्टिमुलस। ये वो कम से कम यानी लीस्ट स्ट्रेंथ है जिस पर मिनिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। 3. सब मैक्सिमल स्टिमुलस। ये मिनिमल से ज्यादा पर मैक्सिमल से कम होता है। 4. मैक्सिमल स्टिमुलस। इस पर लगभग मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। 5. सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस। इस पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, इसके आगे फोर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता। 2. इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टिमुलाई। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कितने स्टिमुलाई दिए गए हैं। सिंगल स्टिमुलस से सिंपल मसल ट्विच होता है, लेकिन मल्टीपल स्टिमुलाई से अलग इफेक्ट्स मिलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई, यानी एक के बाद एक 2 स्टिमुलाई। जब 2 स्टिमुलाई एक के बाद एक दिए जाते हैं तो इंटरवल के बेसिस पर 3 इफेक्ट्स दिखते हैं। 1. बेनिफिशियल इफेक्ट। अगर दूसरा स्टिमुलस पहले कर्व के रिलैक्सेशन पीरियड के बाद दिया जाए तो 2 अलग कर्व्स मिलते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स पहले से ज्यादा होती है। कॉज, पहले कॉन्ट्रैक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है जो मसल की विस्कोसिटी को कम कर देता है। 2. सुपरपोजिशन। अगर दूसरा स्टिमुलस पहले ट्विच के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान दिया जाए तो 2 कर्व्स मिलते हैं, लेकिन दूसरा कर्व पहले वाले पर चढ़ा हुआ यानी सुपर इम्पोज्ड होता है। इसे इनकम्प्लीट समेशन भी कहते हैं। 3. समेशन। अगर दूसरा स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड या लेटेंट पीरियड के सेकेंड हाफ में दिया जाए तो दोनों कॉन्ट्रैक्शंस जुड़ जाते हैं और एक सिंगल कर्व मिलता है। समेशन कर्व सिंपल मसल कर्व से अलग होता है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड यानी हाइट बड़ा होता है और इसका बेस भी ज्यादा ब्रॉड यानी चौड़ा होता है। इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टिमुलाई। मसल नर्व प्रिपरेशन में जब मल्टीपल यानी बहुत सारे स्टिमुलाई दिए जाते हैं तो स्टिमुलाई की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 2 तरह के इफेक्ट्स दिखते हैं। 1. फटीग। 2. टेटनस। फटीग डेफिनेशन को बार बार मिलने वाले स्टिमुलाई यानी रिपीटेड स्टिमुलाई की वजह से मसल एक्टिविटी में होने वाली कमी के रूप में डिफाइन किया जाता है। जब स्टिमुलाई बार बार दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद मसल किसी भी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इस कंडीशन को फटीग कहते हैं। फटीग कर्व। जब रिपीटेड स्टिमुलाई के असर को लगातार रिकॉर्ड किया जाता है तो शुरुआती 2 या 3 कॉन्ट्रैक्शंस का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ये बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से होता है। इसके बाद फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है जो कर्व्स के घटते हुए एम्पलीट्यूड से दिखता है। सारे पीरियड्स यानी लेटेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन धीरे धीरे लंबे यानी प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। फटीग होने से ठीक पहले मसल पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाती, वो एक हल्की सिकुड़ी हुई यानी पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रहती है। इस स्टेट को कॉन्ट्रैक्चर या कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर कहा जाता है। कॉजेज एंड साइट ऑफ फटीग। फटीग के कारण यानी कॉजेज: मोटर एंड प्लेट में एसिटाइल कोलिन का खत्म हो जाना यानी एग्जॉशन। बी. लैक्टिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड जैसे मेटाबोलाइट्स का जमा हो जाना यानी अक्यूमुलेशन। सी. ग्लाइकोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी। डी. ऑक्सीजन की कमी। साइट यानी सीट ऑफ फटीग। फ्रॉग के मसल नर्व प्रिपरेशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फटीग की पहली जगह यानी सीट होती है। इसे थकी हुई मसल को डायरेक्ट स्टिमुलेट करके प्रूव किया जा सकता है। थकी हुई मसल रिस्पॉन्स देती है अगर उसे डायरेक्ट स्टिमुलेट किया जाए, हालांकि फोर्स कम और कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है। फटीग की दूसरी जगह मसल है। नर्व कभी नहीं थकती, कैन नॉट बी फटीग्ड। एक जिंदा शरीर में यानी इंटैक्ट बॉडी में फटीग का ऑर्डर ये होता है। 1. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बेट्स यानी पिरामिडल सेल्स। 2. स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर ग्रे हॉर्न सेल्स यानी मोटर न्यूरॉन्स। 3. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। 4. मसल। रिकवरी आफ्टर फटीग। फटीग एक रिवर्सिबल फिनोमिनन है यानी इसे ठीक किया जा सकता है। अगर थकी हुई मसल को रेस्ट और न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो रिकवर कर लेती है। इसके लिए लेबोरेटरी में मसल को सेलाइन से वॉश किया जाता है। रिकवरी के कारण यानी कॉजेज ऑफ रिकवरी: मेटाबोलाइट्स का निकल जाना। बी. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन का फिर से बनना। सी. मसल की नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट का वापस आना। डी. न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। डी. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिकवर्ड मसल और एक फ्रेश रेस्टिंग मसल में फर्क होता है।
फ्रेश मसल अल्कलाइन होती है, लेकिन फटीग से रिकवर हुई मसल एसिडिक होती है, इसलिए वो धीरे धीरे रिलैक्स होती है। रिलैक्स स्लोली। ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन ही रिकवरी की सारी प्रोसेसेस को संभाल लेता है। ह्यूमन बीइंग्स में फटीग को मॉसोस एर्गोग्राफ के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम टेटनस और ट्रेपे के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। टेटनस। डेफिनेशन। टेटनस को हाई फ्रीक्वेंसी वाले रिपीटेड स्टिमुलाई की वजह से मसल की सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी लगातार सिकुड़ी हुई हालत के रूप में डिफाइन किया जाता है। जब बहुत सारे स्टिमुलाई इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर दिए जाएं कि हर नया स्टिमुलस पिछले ट्विच के कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के दौरान ही मिल जाए तो मसल टेटनस की स्टेट में रहती है। मसल तभी रिलैक्स होती है जब या तो स्टिमुलस बंद कर दिया जाए या फिर मसल थक यानी फटीग जाए। टेटनस एंड जेनेसिस ऑफ टेटनस कर्व्स। फ्रॉग की मसल में टेटनस और उसकी शुरुआत जेनेसिस को रिकॉर्ड करने के लिए वाइब्रेटिंग इंटरप्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इससे स्टिमुलाई की फ्रीक्वेंसी को 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 पर सेकेंड के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस का आपस में जुड़ना, फ्यूजन बढ़ता जाता है और आखिरकार कंप्लीट टेटनस मिल जाता है। आजकल इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टिम्युलेटर का इस्तेमाल होता है, जिससे अलग अलग स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी के स्टिमुलाई आसानी से मिल जाते हैं। इनकम्प्लीट टेटनस और क्लोनस। जब स्टिमुलाई की फ्रीक्वेंसी टेटनस पैदा करने के लिए काफी नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्शंस का फ्यूजन पूरा नहीं हो पाता। इसे इनकम्प्लीट टेटनस या क्लोनस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी नेसेसरी फॉर टेटनस एंड क्लोनस। फ्रॉग, गैस्ट्रोक्नीमियस सायाटिक प्रेपरेशन। टेटनस के लिए 40 पर सेकेंड और क्लोनस के लिए 35 पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ह्यूमन, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। टेटनस के लिए 60 पर सेकेंड और क्लोनस के लिए 55 पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी जरूरी है। पैथोलॉजिकल टेटनस। हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलाई की वजह से होने वाली सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को आमतौर पर फिजियोलॉजिकल टेटनस कहते हैं। यह पैथोलॉजिकल टेटनस से बिल्कुल अलग है। पैथोलॉजिकल टेटनस एक बीमारी है जिसमें अलग अलग मसल ग्रुप्स में स्पैस्टिक यानी दर्दनाक और कड़ी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ये डिजीज मिट्टी, धूल और खाद, मैन्यूर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होती है। ये बैसिलस शरीर में किसी कट, जख्म या मेटल नेल्स, पिन्स और लकड़ी के टुकड़ों, वुड स्प्लिंटर से होने वाले पंक्चर के रास्ते एंटर करता है। ये डिजीज नर्वस सिस्टम पर असर डालती है और इसके कॉमन फीचर्स मसल स्पैज्म और पैरालिसिस है। इसका पहला सिम्टम जबड़े की मसल्स का स्पैज्म है, जिससे जबड़ा बंद हो जाता है, लॉकिंग ऑफ जॉ। इसीलिए टेटनस को लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। टेटनस के ये लक्षण बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए एक टॉक्सिन की वजह से होते हैं। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये हालत गंभीर हो सकती है और मौत भी हो सकती है। ट्रेपे और स्टेयरकेस फिनोमिनन। ट्रेपे या स्टेयरकेस फिनोमिनन मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होने वाला वो धीरे धीरे बदलाव है जब उसे कम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमल स्ट्रेंथ के साथ बार बार स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों। ये बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से होता है। ट्रेपे समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस और टेटनस से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आपस में फ्यूज नहीं होते, बल्कि हर कॉन्ट्रैक्शन पूरा होने के बाद दूसरा शुरू होता है। 3. इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर। अगर मसल का टेम्परेचर बदला जाए तो उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर भी असर पड़ता है। वार्म टेम्परेचर, गर्म तापमान पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के वार्म टेम्परेचर पर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाती है और सारे पीरियड्स लेटेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, छोटे यानी शॉर्टेंड हो जाते हैं। इसके रीजंस ये हैं: 1. मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। 2. कॉन्ट्रैक्शन में शामिल केमिकल प्रोसेसेस तेज यानी एक्सेलरेटेड हो जाते हैं। 3. मसल की विस्कोसिटी कम हो जाती है। कोल्ड टेम्परेचर, ठंडे तापमान पर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान पर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है और सारे पीरियड्स लंबे यानी प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। इसके रीजंस ये हैं: 1. मसल की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। 2. केमिकल प्रोसेसेस धीमे या डिले हो जाते हैं। 3. मसल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। हाई और हॉट टेम्परेचर, हीट रिगर। जब टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो मसल में हीट रिगर डेवलप हो जाता है। रिगर का मतलब है मसल फाइबर्स का छोटा और सख्त यानी स्टिफ हो जाना। हीट रिगर वो रिगर है जो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। ये एक इररिवर्सिबल फिनोमिनन है, यानी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। कॉज, इसका कारण मसल प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन का कोएगुलेशन यानी जम जाना है। अदर टाइप्स ऑफ रिगर्स। 1. कोल्ड रिगर, बहुत ज्यादा ठंड, सिवियर कोल्ड की वजह से होता है, ये रिवर्सिबल है। 2. कैल्शियम रिगर, कैल्शियम कंटेंट बढ़ने की वजह से होता है, यह भी रिवर्सिबल है। 3. रिगर मोर्टिस, यह मौत के बाद डेवलप होता है। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस मौत के बाद की वो कंडीशन है जिसमें बॉडी की मसल्स और जॉइंट्स सख्त यानी स्टिफ हो जाते हैं। लैटिन वर्ड रिगर का मतलब है स्टिफ। ये एरोबिक रेस्पिरेशन बंद होने की वजह से होता है, जो मसल्स में बदलाव लाता है। कॉज ऑफ रिगर मोर्टिस, मौत के तुरंत बाद सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाती है। इस वजह से ढेर सारे कैल्शियम आयंस ECF से मसल फाइबर में एंटर कर जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
मौत के कुछ घंटे बाद शरीर की सारी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और रिजिड बन जाती हैं। जॉइंट्स भी स्टिफ और लॉक हो जाते हैं। नॉर्मल हालत में रिलैक्सेशन के लिए मसल को कैल्शियम बाहर निकालना पड़ता है, जिसके लिए एटीपी की जरूरी होती है। लेकिन मौत के बाद लगातार कॉन्ट्रैक्शन और सेल्यूलर प्रोसेसेस की वजह से एटीपी मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ऑक्सीजन ना होने की वजह से नए एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते। इसलिए एटीपी की एब्सेंस में मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं जब तक डीकॉम्पोजिशन यानी सड़ने की प्रोसेस शुरू नहीं हो जाती। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस मौत का समय पता लगाने में बहुत काम आता है। ऑनसेट, शरीर की कंडीशन और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से स्टिफनेस मौत के 10 मिनट से 3 आवर्स के बीच शुरू हो जाती है। अगर मौत के वक्त बॉडी एक्टिव थी या एनवायरनमेंट गर्म था तो स्टिफनेस जल्दी शुरू हो जाती है। प्रोग्रेस, स्टिफनेस सबसे पहले फेशियल यानी चेहरे की मसल्स में आती है और फिर बाकी मसल्स में फैलती है। मैक्सिमम स्टिफनेस मौत के 12 to 24 आवर्स के आसपास होती है। ड्यूरेशन, मसल्स और जॉइंट्स की ये स्टिफनेस 1 to 3 डेज तक बनी रहती है। इसके बाद टिश्यूज का डीकॉम्पोजिशन शुरू हो जाता है। अब लाइसोसोमल इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स जैसे कैथेसिन्स और कैल्पाइंस रिलीज होते हैं। ये एंजाइम्स मसल प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन को तोड़ देते हैं, जिससे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। इससे मसल्स की स्टिफनेस खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ रिगर कहते हैं। अब हम इफेक्ट ऑफ लोड और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को डिटेल में समझते हैं। 4. इफेक्ट ऑफ लोड। मसल पर काम करने वाला लोड दो तरह का होता है। 1. आफ्टर लोड, 2. फ्री लोड। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड वो लोड है जो मसल पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद एक्ट करता है। एग्जाम्पल, जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को उठाना। आर्म की मसल्स पर लोड तभी आता है जब ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर उठ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद। फ्री लोड, फ्री लोड वो लोड है जो मसल पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने से पहले ही फ्रीली एक्ट करता है। इसे 4 लोड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, हाथ में बाल्टी यानी बकेट पकड़कर नल से पानी भरना। फ्री लोड वर्सेस आफ्टर लोड। फ्री लोड ज्यादा बेनिफिशियल यानी फायदेमंद होता है, क्योंकि फ्री लोडेड कंडीशन में मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और वर्क डन यानी किया गया काम आफ्टर लोडेड कंडीशन से ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि फ्री लोड में मसल फाइबर्स खिंच जाते हैं और उनकी इनिशियल लेंथ बढ़ जाती है। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है। ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर्स की इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर। यानी जितनी शुरुआती लंबाई होगी, कॉन्ट्रैक्शन उतना ही मजबूत होगा। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। इसे फ्रॉग के मसल नर्व प्रिपरेशन से प्रूव किया जा सकता है। 1. सबसे पहले आफ्टर लोडेड कंडीशन में 10 ग्राम वेट के साथ एक सिंपल मसल कर्व रिकॉर्ड किया जाता है। 2. फिर हर बार वेट बढ़ाकर कई कॉन्ट्रैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जब तक मसल वेट उठाना बंद न कर दे या कर्व बेस लाइन के पास फ्लैट ना हो जाए। हर वेट के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर लोडेड कंडीशन में वेट बढ़ाने के असर। 1. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है। 2. लेटेंट पीरियड लंबा यानी प्रोलॉन्ग्स हो जाता है। 3. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड्स छोटे हो जाते हैं। इसके बाद उस मसल को यानी जिसमें आखिरी बार वेट ऐड किया गया था, आफ्टर लोडेड से फ्री लोडेड कंडीशन में लाया जाता है और स्टिम्युलेट किया जाता है। इस बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और कर्व रिकॉर्ड किया जाता है। रिजल्ट, फ्री लोडेड कंडीशन में किया गया काम आफ्टर लोडेड से ज्यादा होता है। यह प्रूव करता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल लेंथ पर डिपेंड करती है। वर्क डन बाय द मसल। वर्क डन को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू एच। यहां W मसल ने जो वेट उठाया, H वो हाइट जहां तक वेट उठाया गया। H को निकालने का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू L इंटू एच अपॉन L। ये फॉर्मूला ट्रायंगल्स की जियोमेट्री यानी डेल्टा ABC और डेल्टा DEC से डिराइव किया गया है। L इज इक्वल टू फल्क्रम और राइटिंग पॉइंट के बीच की लेंथ। L इज इक्वल टू फल्क्रम और उस पॉइंट के बीच की लेंथ जहां वेट ऐड किया गया है। H इज इक्वल टू कर्व की हाइट। H इज इक्वल टू वो एक्चुअल हाइट जहां तक वेट उठा। इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू L इंटू एच अपॉन L GCM। इसे अर्ग्स या GCM में एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्टिमम लोड। ऑप्टिमम लोड वो लोड होता है जिस पर मसल द्वारा किया गया वर्क डन मैक्सिमम होता है। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। मसल में रेस्टिंग कंडीशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो टेंशन या फोर्स डेवलप होती है वो मसल की लंबाई के साथ बदलती है, यानी वेरी करती है। रेस्टिंग कंडीशन के दौरान मसल में डेवलप होने वाली टेंशन को पैसिव टेंशन कहा जाता है। वहीं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल में डेवलप होने वाली टेंशन को टोटल टेंशन कहते हैं। एक्टिव टेंशन। किसी पर्टिकुलर लेंथ पर टोटल टेंशन और पैसिव टेंशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एक्टिव टेंशन कहते हैं। एक्टिव टेंशन को ही वो असली यानी रियल टेंशन माना जाता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस के दौरान मसल में जनरेट होती है। इसे लेंथ टेंशन कर्व के जरिए डिटरमिन किया जा सकता है। लेंथ टेंशन कर्व। लेंथ टेंशन कर्व वो ग्राफ है जो मसल फाइबर्स की लेंथ और मसल द्वारा डेवलप की गई टेंशन के बीच का रिश्ता यानी रिलेशनशिप दिखाता है। इसे लेंथ फोर्स कर्व भी कहा जाता है। कर्व ऑब्टेन करने का तरीका। ये कर्व फ्रॉग के गैस्ट्रोक्नीमियस साइटिक प्रिपरेशन से बनाया जाता है।
इसमें मसल का एक सिरा माइक्रोमीटर से और दूसरा सिरा फोर्स ट्रांसड्यूसर से जुड़ा होता है। चूंकि मसल दोनों एंड्स पर जुड़ी होती है, इसलिए इसे छोटा होने की जगह नहीं मिलती। माइक्रोमीटर, इसका इस्तेमाल मसल फाइबर्स की लेंथ सेट करने के लिए किया जाता है। फोर्स ट्रांसड्यूसर, ये एक पॉलीग्राफ से जुड़ा होता है। पॉलीग्राफ, इसका यूज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल में डेवलप होने वाली टेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब हम लेंथ टेंशन कर्व की डिटेल्स, रिफ्रैक्टरी पीरियड और मसल टोन को डिटेल में कवर करते हैं। शुरुआत में माइक्रोमीटर का यूज करके मसल की मिनिमम लेंथ सेट की जाती है। फोर्स ट्रांसड्यूसर से पैसिव टेंशन डिटरमिन किया जाता है। फिर मसल को स्टिम्युलेट करके टोटल टेंशन निकाला जाता है। इन दोनों वैल्यूज से एक्टिव टेंशन कैलकुलेट किया जाता है। फिर धीरे धीरे मसल की लेंथ बढ़ाई जाती है। हर लेंथ पर पैसिव और टोटल टेंशन निकालकर एक्टिव टेंशन कैलकुलेट करते हैं। इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करके लेंथ टेंशन कर्व मिलता है। इस कर्व से रेस्टिंग लेंथ पता चलती है। रेस्टिंग लेंथ वो लेंथ है जिस पर एक्टिव टेंशन मैक्सिमम होता है। रेस्टिंग लेंथ तक एक्टिव टेंशन मसल की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके बाद ये घटने लगता है। टेंशन वर्सेस ओवरलैप ऑफ मायोफिलामेंट्स। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को एक्टिन फिलामेंट्स के मायोसिन फिलामेंट्स पर स्लाइड होने के बेसिस पर समझाया जाता है। एक्टिव टेंशन सार्कोमियर में एक्टिन और मायोसिन के बीच ओवरलैप और बनने वाले क्रॉस ब्रिजेस की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। जब लेंथ रेस्टिंग लेंथ से कम होती है तो ओवरलैप और क्रॉस ब्रिजेस बढ़ते हैं, इसलिए एक्टिव टेंशन रेस्टिंग लेंथ तक बढ़ता है। जब मसल को रेस्टिंग लेंथ से ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है तो ओवरलैप और क्रॉस ब्रिजेस कम हो जाते हैं, जिससे एक्टिव टेंशन गिरने लगता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो समय है जब मसल किसी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान मसल में पहले से एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है। जब तक मसल रीपोलराइज नहीं होती, वो अनएक्साइटेबल रहती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरह का होता है। 1. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इस दौरान मसल बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, चाहे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी भी हो। 2. रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इस दौरान अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कर दी जाए तो मसल कुछ रिस्पॉन्स दिखा सकती है। स्केलेटल मसल वर्सेस कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, इसमें पूरा लेटेंट पीरियड ही रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यानी 0.01 सेकंड। पहला आधा हिस्सा एब्सोल्यूट होता है और दूसरा आधा रिलेटिव। कार्डियक मसल, इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड पूरे कॉन्ट्रैक्शन पीरियड यानी 0.27 सेकंड तक चलता है और रिलेटिव रिलैक्सेशन के पहले आधे हिस्से यानी 0.26 सेकंड तक चलता है। टोटल ये 0.53 सेकंड होता है। सिग्निफिकेंस इन कार्डियक मसल, लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से कार्डियक मसल में 1. कॉन्ट्रैक्शंस का कंप्लीट समेशन नहीं होता, 2. फटीग नहीं होती, 3. टेटिनस नहीं होता। मसल टोन डेफिनेशन, मसल टोन को मसल्स के कंटिन्यूअस और पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक खास डिग्री ऑफ विगर और टेंशन बनी रहती है। मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन, स्केलेटल मसल, इसका मेंटेनेंस न्यूरोजेनिक होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकलने वाले गामा मोटर न्यूरॉन्स के कंटिन्यूअस इंपल्सेस की वजह से होता है, जो ब्रेन के हायर सेंटर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कार्डियक मसल, इसमें टोन प्योरली मायोजेनिक होती है, यानी मसल्स खुद इसे कंट्रोल करती हैं, ये नर्वस कंट्रोल में नहीं होती। स्मूथ मसल, इसमें भी टोन मायोजेनिक होती है, जो कैल्शियम लेवल और क्रॉस ब्रिजेस की संख्या पर डिपेंड करती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, अबनॉर्मैलिटीज ऑफ मसल टोन। मसल टोन की मुख्य बीमारियां ये हैं। 1. हाइपरटोनिया, टोन का बढ़ जाना। 2. हाइपोटोनिया, टोन का कम हो जाना। 3. मायोटोनिया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स ना हो पाना।